हेलो फ्रेंड्स आपको पता है कि रिएक्ट में स्टाइलिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं या किस किस तरीके से हम रिएक्ट में स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो कितनी डिफरेंट होती है हमारी नॉर्मल HTML की स्टाइलिंग से, या फिर क्या वही तरीके हैं रिएक्ट में भी स्टाइलिंग करने के, जैसे कि इनलाइन या एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाले जो कि हमारे रेगुलर HTML CSS में होते हैं, या उसके अलावा भी कुछ है। वैसे मैं ये तो बता सकती हूँ आपको कि और भी काफ़ी कूल तरीके हैं रिएक्ट में स्टाइलिंग करने के। तो चलिए उन सब के बारे में जानते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरा एक मैंने सैम्पल कोड बनाया हुआ है, सैम्पल एप्लीकेशन है जिसमें हमारी ये है एक app.js है जिसमें हमने एक h1 टैग दिया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड स्टाइलिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एक सैम्पल कॉम्पोनेंट है जो कि मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। इस सैम्पल कॉम्पोनेंट में एक h2 दिया हुआ है, वेलकम टू सैम्पल कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला मेथड होता है इनलाइन स्टाइलिंग का, उससे हम देखते हैं कैसे स्टाइलिंग करी जा सकती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक स्टाइल एट्रीब्यूट पास कर देंगे इसके अंदर, और इसमें यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास होता है इसके अंदर। तो ये हमने पास कर दिया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में जाएगा। तो अब अगर मुझे कलर देना है तो कलर इस तरीके से हमने दे दिया रेड। ऊपर से यहाँ पे देखिए, अब इसमें वो वेरिएबल वाली केसिंग यूज होगी, तो फॉन्ट साइज अगर हमें देना है तो इस तरीके से जाएगा। ओके, फॉन्ट साइज, और ये हो गया 50 पिक्सल। ऑल राइट, तो आप जैसे इसको सेव करोगे आप यहाँ देख सकते हो वेलकम टू सैम्पल कंपोनेंट आ गया इस तरीके से, और उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया है। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, चलिए अब इसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल में भी पास कर सकते हैं सारा कुछ। तो मान लीजिए मैंने ये बना दिया कॉन्स्ट हेडिंग स्टाइल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको रैप कर दिया जिससे कि सारी चीज़ें आपको शॉर्ट विंडो में भी अच्छी तरीके से दिख सकें, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, हेडिंग स्टाइल्स का नाम दे सकते हैं। देखिए सेम ही आ रहा है अभी भी, आपको यकीन नहीं है तो ग्रीन कर लेते हैं। हो गया ना चेंज। तो ये भी एक तरीका है इसको बेटर करने का, लेकिन ये सिर्फ हमने इनलाइन स्टाइलिंग को और थोड़ा सा बेटर करा है। इसको मैं दूसरा मेथड तो नहीं कंसिडर करूँगी, और मैंने एक दो इंटरव्यूज़ में भी बोला तो उन लोगों ने भी नहीं कंसिडर किया था। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमने एक स्टाइल शीट बना ली इस फोल्डर के अंदर। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज मेथड है। ओके, स्टाइल्स डॉट या हाँ स्टाइल्स डॉट CSS कर लेते हैं, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और हम अपने कंपोनेंट की तरफ चले जाते हैं। इसको यहाँ पे हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपनी स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, ओके, ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगी। सॉरी, एक ही डॉट आएगा यहाँ पे, ये इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने इस कंपोनेंट में क्लास दी हुई होती तो क्लास के बेसिस पे डिफाइन कर लेते। ओके, क्लास नेम इज इक्वल टू H2 हेडिंग ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे गए H2 हेडिंग, नॉर्मल जिस तरीके से हम CSS लिखते हैं, यहाँ पे हम H2 हेडिंग की तरफ गए, और अब यहाँ पे हमारा जो रेगुलर वे है CSS लिखने का हम वो यूज़ करेंगे। तो कलर जो होगा वो होगा हमारा रेड। ओके, सॉरी नॉट दिस फॉन्ट साइज जो होगा, फिर से हमारा कुछ भी कर लो आप, 50 पिक्सल। ओके, फॉन्ट, और क्या दे सकते हैं, फैमिली चेंज करके देख लेते हैं। ओके, ये देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ये नहीं भी देनी थी, आप डायरेक्ट H2 को देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, सिंपली जैसे हमारा रेगुलर CSS चलता है वैसे। कलर देखिए मैंने फिर से यहाँ पे ब्लू दे दिया, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको रेगुलर CSS लिखनी है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक और सैम्पल कॉम्पोनेंट बना रखा है, तो यहाँ मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि क्या रीज़न है, उसको मैंने क्यों बना रखा है या किस तरीके से। तो इसको पहले यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं। इस सैम्पल कंपोनेंट का भी सेम ही स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक सैम्पल कंपोनेंट बना रखा है वेलकम टू सैम्पल कंपोनेंट 2। ये हमने इसकी यहाँ पे CSS फाइल बना रखी है, और ये index.js में कॉल हो रहा है। मैं अपनी app.js में जाके इस वाले कंपोनेंट को भी कॉल करना चाहूँगी। ओके, इसको पहले ऐसा कर लेते हैं। ओके, यहाँ आ गए हम, import sample component 2 from sample component 2, और यहाँ पे हम आके इस सैम्पल कंपोनेंट 2 को कॉल कर देते हैं।
क्यों नहीं मिल रहा इसको, ये एक बार चेक कर लेते हैं। सैम्पल, ओके ये आ गया। ठीक है, कुछ इश्यू हो रहा था उस टाइम पे, पता नहीं क्यों नहीं ले पा रहा था ये। तो ये आ गए हम वेलकम टू सैम्पल कंपोनेंट 2 पे, ये आ गए हम वेलकम टू सैम्पल कंपोनेंट पे। फाइन। अब देखो यहाँ पे भी ये H2 है और यहाँ पे भी ये H2 था। फाइन, इसको अब मैं यहाँ पे अन कर देती हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने सैम्पल कंपोनेंट 1 वाला स्टाइल जो पहले लिखा था उसको अनकमेंट कर दिया है। दोनों के दोनों मेरे H2 पे ये ब्लू कलर आ गया। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि आप एक जगह लिखोगे ना तो आपकी पूरी इसमें ये ओवरराइट हो जाएगी। यानी कि अगर आपका क्लास नेम सेम हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये जो स्टाइल है वो ओवरराइट होने का स्कोप होता है। इसीलिए ये वाली करना भी थोड़ा सा प्रिफर नहीं करते। और इसका एक बेटर वे जो हमको दिया हुआ है रिएक्ट ने, वो दिया हुआ है स्टाइल मॉड्यूल को यूज़ करने का। वो मैं अब आपको बता देती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसका थोड़ा क्लीन अप कर देते हैं। अब हमारा एक ही आ रहा है सिर्फ। अब देखिए इस फाइल में इसका नाम हम यहाँ पे style.css है। ओके, इसको मैं नॉर्मल लिख देती हूँ style.module.css। ओके, अब यहाँ पे इसका क्लास नेम हम कर देते हैं अपना H2 हेडिंग। फाइन। अब इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से एक स्टाइल इंपोर्ट करेंगे। ओके, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम ./style.module.css। ओके, ये हमने इंपोर्ट कर ली। और अब हम इसके क्लास नेम में यहाँ पे दे देंगे styles.h2 ओके, देखिए सॉरी इसमें ब्रैकेट्स नहीं आते इसलिए थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ देखिए styles.h2 हेडिंग। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी हर एक क्लास के लिए एक यूनिक क्लास नेम क्रिएट कर देता है। ठीक है, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए, जिससे आपको ये ना लगे कि कुछ भी कैश हो रहा है या क्या रीज़न है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि आपकी हर एक क्लास के लिए एक यूनिक क्लास नेम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो क्लासेस होती हैं दूसरी जगह पे वो ओवरराइड नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ पेज सोर्स, सॉरी नॉट पेज सोर्स में, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कंसोल में, एलिमेंट्स में हम गए, अभी देखिए इसमें ये देखो इसने एक इसका यूनिक एक क्लास नेम क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जो क्लासेस हैं वो ओवरराइड नहीं हो रही हैं। यहाँ पे देखिए फिर से देख लेते हैं, सैम्पल कंपोनेंट 2 में जाते हैं, प्रूव करते हैं इस चीज़ का। ओके, यहाँ पे देखिए styles.h2 हेडिंग और import styles from styles.module, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये स्टाइल्स कॉपी हो गई, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं जिससे और बेटर दिख सके। ओके, यहाँ पे स्टाइल्स वो हो गई। अब यहाँ पे देखिए सेम ही रखेंगे हम फाइल का नाम भी, तो इसकी जगह इसका नाम ये रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हेडिंग है इसकी साइज़ को हमने इसमें कॉपी कर लिया। यहाँ पे मेरा कलर हो गया रेड। ओके, इसका साइज़ हो गया 30 पिक्सल। फाइन। अब यहाँ पे देखिए ये आ गई, सॉरी हमने app.js से हटा दिया था। ऑल राइट, ओके, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए हो गया दोनों का स्टाइल चेंज, यानी कि यहाँ पे सेम स्टाइल नहीं रहा। अब आप यहाँ पे देखोगे इसकी एक यूनिक क्लास इसने क्रिएट करी है और इसकी भी एक यूनिक क्लास इसने क्रिएट करी है। तो ये होता है हमारा स्टाइल्स मॉड्यूल का, हमको फ़ायदा होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये यहाँ से हमारी एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई कि जो हमारे क्लास नेम्स हैं वो सेम अगर हो जाते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास हम कुछ क्लेवर क्लास नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासेस के नेम दे दिए, या फिर एक हमारा BEM मेथड होता है। ठीक है, तो BEM मेथड क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। BEM नेमिंग कन्वेंशन क्लासेस का, यहाँ पे देखिए ये होता है ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर, जो कि मैंने तो SCSS में यूज़ किया था पर और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैसे होता है देखिए, यहाँ पे अगर ये ब्लॉक है तो ये ब्लॉक का नाम हो गया फॉर्म। ठीक है, फिर आ जाता है एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट है ब्लॉक अंडरस्कोर एलिमेंट, इसका नाम हो गया फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट। और फिर मॉडिफायर, अब जैसे देखिए ये इनपुट जो है ये इनेबल्ड है और अगर ये डिसेबल्ड होगा तो इसका मॉडिफायर हो गया डिसेबल्ड। तो इस तरीके की नेमिंग भी करते हैं तो क्लास नेम के क्लैश होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं।
बट हाँ, दिस इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ यूजिंग। देखो, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे मेथड्स थे हमारे जो हमें काइंड ऑफ रिएक्ट की तरफ से मिले हैं, जिनको रिएक्ट का सपोर्ट है, या फिर बाय डिफॉल्ट आपको रिएक्ट में मिलेंगे। आपको कुछ भी एक्सटर्नल इनके लिए इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी है जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी हद तक। फॉर एग्जाम्पल, स्टाइल कॉम्पोनेंट्स एक लाइब्रेरी होती है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का कमांड है सिंपल npm इंस्टॉल स्टाइल कॉम्पोनेंट्स। आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप बोलोगे तो मैं आपको लिख के भी दिखा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा npm इंस्टॉल स्टाइल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। एक बार आपको खुद की भी रिसर्च करनी है तो आप ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे जाके स्टाइल कॉम्पोनेंट्स npm इंस्टॉल स्टाइल कॉम्पोनेंट, सिंपल। ओके, तो ये चीज़ भी करी जा सकती है, आपको देखनी है तो। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं यूज़ करके दिखा रही हूँ, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैंने सारा क्लीन अप कर लिया है, हम उसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हम स्टाइल कंपोनेंट को देखते हैं। देखो, स्टाइल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। उसमें क्या होता है कि आप एक पूरा का पूरा सॉर्ट ऑफ स्टाइल रिएक्ट एलिमेंट टाइप का बना सकते हो, जो कि आप डायरेक्टली अपने कोड में यूज़ करोगे। ओके, कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे गए, अब देखो सैम्पल कंपोनेंट डॉट स्टाइल्स डॉट, इसको हम जावास्क्रिप्ट फाइल ही बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम CSS की तरह सिर्फ स्टाइलिंग नहीं लिख रहे हैं, हम एक कंपोनेंट ही बना रहे हैं। ओके, तो अब आ जाएगा इंपोर्ट फ्रॉम स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट्स। ओके, ये आ गया। अब देखो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट h2 हेडिंग ही नाम रखते हैं। ओके, हेडिंग इज इक्वल टू स्टाइल डॉट h2। मैंने आपको कहा था ना, एक पूरा एलिमेंट बनेगा, यहाँ पे हम बैकटिक्स पास करेंगे, और इन बैकटिक्स के बीच में हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को पास करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से पास होंगी, मान लो आपने कलर दे दिया रेड। ओके, तो इसका नाम बेसिकली आई थिंक कैपिटल में होना चाहिए, तो इसकी जगह हम ऐसा करते हैं, इसका नाम सब हेडिंग रख लेते हैं। ओके, क्योंकि हम इसे एज अ कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो कैपिटल में नाम रहना ही सही होगा। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इंपोर्ट ओके सब हेडिंग फ्रॉम, ये आ गया हमारा सैम्पल कंपोनेंट डॉट स्टाइल से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए h2 को हम सीधा सीधा सब हेडिंग से रिप्लेस कर देंगे। ऑल राइट, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, ओके दिस विल नॉट बी लाइक दिस। ओके, अभी देखो आप, ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। आप और भी चीज़ें कर सकते हो, वही फॉन्ट साइज दे सकते हो फिर से 50 पिक्सल, ये देखो हो गया ना चेंज। तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें ना बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉप्स पास कर सकते हो। प्रॉप्स पास करके आप इसकी स्टाइलिंग को काफ़ी हद तक डायनामिक बना सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके की डायनामिक लाइब्रेरी है, जो कि आपको बहुत फ्रीडम देती है अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने का। ये जो कंपोनेंट यहाँ पे बना है, ये रीयूजेबल भी होता है। मतलब जैसे आपने ये सब हेडिंग एक कंपोनेंट बना लिया कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स के साथ, तो आप इमेजिन करो कि आपकी एक वेबसाइट है जिसके CTA ऑलमोस्ट सारे सेम डिज़ाइन के हैं। आपको जहाँ CTA इनेबल है वहाँ पे ग्रीन करने हैं, जहाँ पे डिसेबल है वहाँ पे आपको ग्रे करना है उसको, और डिसेबल प्रॉपर्टी पास करनी है। तो आप इस तरीके से एक पूरा बटन बना सकते हो अपनी स्पेसिफिक स्टाइलिंग्स के साथ, और आप प्रॉप पास कर सकते हो कलर का और डिसेबल ट्रू या फॉल्स का। मैं आपको और बता सकती थी, लेकिन ये एक पूरा सेपरेट ट्यूटोरियल बनेगा इस चीज़ के ऊपर, जो कि शायद मैं फ्यूचर में बनाऊंगी, कैसे स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। बट हाँ, पता करने के लिए अच्छा है, ये मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है जो कि हम यूज़ करते हैं या बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, जैसे कि मटेरियल UI हो गई, रिएक्ट स्ट्रैप हो गई, टेलविंड हो गई। लेकिन अब हम स्टाइल कंपोनेंट यूज़ करें या फिर उन लाइब्रेरीज को यूज़ करें, तो इनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इनकी यूजेबिलिटी में। जो वो लाइब्रेरीज हैं वो हमारे एक तरीके से, जो मटेरियल UI वगैरह हैं, वो हमारे पूरे एक बने बनाए डिज़ाइन सिस्टम्स हैं, जिनमें आपको काफ़ी हद तक डिज़ाइनिंग मिली होती है। वो भी बहुत डायनामिक होते हैं, उनमें आप प्रॉप्स वगैरह पास करके काफ़ी डिज़ाइंस को ओवरराइड कर सकते हो।
लेकिन एक बेसिक डिज़ाइन सिस्टम आपको मिल जाता है, उसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये फ्रीडम मिली हुई है कि आप अपने कंपोनेंट्स अपने हिसाब से बनाओ, कोई आपको डिज़ाइन सिस्टम नहीं मिला हुआ है, तो आपको जो चाहिए उतना ही आप बना के सिर्फ रख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा का सारा मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज स्टाइलिंग के बारे में कि रिएक्ट में कैसे होती है। मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो बचा है स्टाइलिंग से रिलेटेड। तो होपफुली आपके लिए यूज़फुल होगा ये। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।